गुड इवनिंग एवरीवन। हिंदू सक्सेशन एक्ट के डेमो क्लास के लिए हम सभी आज यहाँ मिले हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, तो ये 4 एक्ट में से जो सबसे ज्यादा टिपिकल एक्ट है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा टिपिकल लगता है, बट ये अगर एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए जो यहाँ पे सक्सेशन एक्ट है, तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करनी है। तो जो प्रॉपर्टी है हिंदू सक्सेशन एक्ट के लिए, 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी है जिनके साथ हम डील करते हैं। फर्स्ट है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सेकंड है सेपरेट प्रॉपर्टी। तो देखिए, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट हमारे पास है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। तो हमें ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सेपरेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को समझना होगा। देन हम जो है कि इन पॉइंट्स को अच्छे से, हिंदू सक्सेशन एक्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बट देखिए, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को भी क्लियर करने से पहले जो है कि हमें ज्वाइंट फैमिली को समझना होगा। तो ज्वाइंट फैमिली जो है आजकल जो हमारी सोसाइटी है उसमें न्यूक्लियर फैमिली का जो है ज्यादा प्रचलन है। तो न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली में डिफरेंस आप सभी को वैसे तो पता ही है, बट न्यूक्लियर फैमिली क्या है कि जिसमें सिर्फ एक पर्सन है जो कि करता होता है एंड उसी की वाइफ और उसी के जो किड्स है वो फैमिली में रहते हैं। जबकि जो ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में जो हम पहले के टाइम में देखते थे कि एक जो है कि हेड ऑफ द फैमिली होगा एंड उसके जो मान लीजिए कि 4 मेल पर्सन है जो उसके सन्स हैं, और उसके आगे उनके जो ग्रैंड सन्स है, ये सभी जब मिलके ज्वाइंट, सभी की मैरिज हुई हुई है एंड सभी के जो किड्स हैं सभी एक ही फैमिली में रहते हैं, तो उसको हम कह देते हैं ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली की जो डेफिनेशन है वो हम लेते हैं कि जिनकी किचन एक होती है एंड जिनका जो पूजा का प्लेस है, जो वर्शिप का प्लेस है वो एक ही होता है, उसको ज्वाइंट फैमिली के अकॉर्डिंग डिनोट किया जाता है। वो सभी जो फैमिलीज हैं जिनका वर्शिप प्लेस एंड जो है किचन एक होगी, उनको ज्वाइंट फैमिली के अकॉर्डिंग जो है वो डिनोट किया जाएगा। तो प्रॉपर्टी से पहले हम ज्वाइंट फैमिली की ही जो स्लाइड है उसी से क्लियर कर लेते हैं कि ज्वाइंट फैमिली क्या है। देखिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज आल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर टैक्स पर्पसेज। तो ये हमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ज्वाइंट हिंदू फैमिली की जो है वो डेफिनेशन गिवन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर टैक्स पर्पसेज। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HUF कहा जाता है, डिनोट किया जाता है, तो वो एक ही कॉन्सेप्ट है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो देखिए फीचर्स जो है, जो फर्स्ट फीचर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, वो ब्रोडर कॉन्सेप्ट है और इसमें सभी मेल पर्संस एंड जो अनमैरिड डॉटर्स है वो सभी इंक्लूड की जाती है। तो अनमैरिड डॉटर्स, यहाँ पे जो माइंड में रखने वाला पॉइंट है वो है अनमैरिड डॉटर एंड नॉट मैरिड डॉटर्स। तो देखिए, जो मैरिड डॉटर्स है वो मैरिज होने के बाद जो है कि अपनी जो इन लॉ फैमिली है उसकी मेंबर बन जाएगी, बट वो जो है वो पार्टनर्स जो है अपनी जो बर्थ फैमिली है उन्हीं में रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आगे चलते चलते जो है हमारे ग्रेजुअली क्लियर होते जाएंगे। तो
ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हम किसको लेते हैं, सभी मेल पर्सन्स को, सभी मेल पर्सन्स की वाइफ्स को, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको, और उनके जो एडोप्टेड चिल्ड्रन हैं उनको भी हम ज्वाइंट फैमिली में लेंगे, और जो अनमैरिड डॉटर्स हैं उनको हम लेंगे, बट जो मैरिड डॉटर्स है उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली। एंड सेकंड पॉइंट है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए ये रिक्वायर्ड है कि एक कॉमन एंसेस्टर जो है वो ज्वाइंट फैमिली के लिए होना चाहिए। तो देखिए जैसे फैमिलीज में ग्रैंडपा है या ग्रेट ग्रैंडपा है, तो जो जो सबसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, जिनके अंडर जो है कि ग्रैंडपा आ जाएंगे, फादर जो है, अंकल, ताऊजी वगैरह जो भी सारे हैं, तो ये ज्वाइंट फैमिली में जो है कॉमन एंसेस्टर के अंडर काम करते हैं, जिसको हम हिंदू हिंदू एक्ट के अंदर जो है कर्ता भी कह देते हैं। आगे थर्ड पॉइंट है हमारा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली कैन इंक्लूड पीपल अप टू एनी डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, जब हम यहाँ पे डिफरेंस करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली का एंड जो हम यहाँ पे सक्सेशन एक्ट जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का डिफरेंस करते हैं, तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के लिए जब भी हम लेते हैं तो जनरेशन जो होती है वो 4 जनरेशन तक जो है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी की डिवाइडेशन होती है। बट ज्वाइंट फैमिली के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग जो है वो इकट्ठे होकर एक ही फैमिली में रह सकते हैं। तो जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी भी डिग्री के लोग जो है वो इकट्ठे होके यानी फैमिली मेंबर्स जो है वो रह सकते हैं। तो यहाँ पे 4 डिग्री वाली बार नहीं है जो कि कोपार्सनरी के अंदर होती है। फोर्थ पॉइंट है कि इसके अंदर जो है कोपार्सनरी की जो वाइफ्स है उनको भी इंक्लूड किया जाता है। एंड इवन जैसे पहले के टाइम में हम देखते थे कि विडो डॉटर्स, तो पहले की जो मूवीज हैं उनमें आप देखेंगे कि जो डॉटर्स है जो मैरिज के बाद विडो वगैरह हो जाती है, वो भी फिर से जो अपनी बर्थ फैमिली होती है उन्हीं में आकर फिर से रहने लग जाती है, तो उसको भी क्या है कि ज्वाइंट फैमिली का मेंबर ही कंसीडर किया जाता है। एंड सिक्स पॉइंट है कि यहाँ एसेंशियल नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली के लिए जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। बट देखिए कोपार्सनरी के साथ जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो कोपार्सनरी तभी फॉर्म होती है जब वहां पे कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। बट ज्वाइंट फैमिली के लिए ये एसेंशियल नहीं है कि वहां पे कोई प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो देखिए जो लेबर क्लास लोग हैं उनकी भी ज्वाइंट फैमिली होती है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो हैंड टू माउथ होते हैं, जो अर्न करते हैं वही जो है कि वही जो है कि वो कंज्यूम करते हैं, बट उनके पास कोई प्रॉपर्टी होना, लेबर क्लास के लिए कोई प्रॉपर्टी होना जरूरी नहीं है, बट वो भी ज्वाइंट फैमिली के अंदर रह सकते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई जो है कंडीशन नहीं है, कोई इस टाइप की शर्त नहीं है कि प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो ज्वाइंट फैमिली इवन विदाउट प्रॉपर्टी भी जो है कि वो फॉर्म हो सकती है। बट जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो कोपार्सनरी है उसमें जब हम स्टडी करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, तभी कोपार्सनरी जो है वो फॉर्म होगी। सेवंथ पॉइंट है कि फूड, वर्शिप, शेल्टर। तो देखिए ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी जो पॉइंट्स है वो ज्वाइंट फैमिली के लिए कॉमन होते हैं, तभी उसको जो है ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। कि वो जो है फूड के लिए किचन को शेयर करते हैं, वर्शिप के लिए जो उनका पूजा का स्थान है, मंदिर है घर का, उसको जो वो शेयर करते हैं। तो ये एक बहुत ही रिजिड रिक्वायरमेंट है ज्वाइंट फैमिली के लिए। तो जहाँ पे ये नहीं होगा उसको हम ज्वाइंट फैमिली ना कंसीडर करके उसको हम जो है कि न्यूक्लियर फैमिली कंसीडर कर सकते हैं। कुछ केसेस में समथिंग डिफरेंट भी जो है कि कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो है कि उनका बिजनेस सेम हो, जो है वो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस तो वो सेम चला रहे होते हैं, बट जो उनकी किचन वगैरह है उसमें वो सेपरेट हो चुके होते हैं। एट्थ पॉइंट है कि ज्वाइंट फैमिली अगर वंस प्रूव्ड टू बी ज्वाइंट, तो वहां पे जो है कि विल बी डीम्ड टू हैव कंटिन्यू टू बी ज्वाइंट अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव। तो देखिए अगर एक बार ये प्रूव हो चुका है कि ये ज्वाइंट फैमिली है, तो उसको जो है कि फिर से प्रूव करना जरूरी नहीं है जब तक कि कोई पर्सन उसका कॉन्ट्रेरी प्रूव ना कर दे। ऑन द अदर हैंड अगर एक बार ये प्रूव हो चुका है कि फैमिली जो है वो सेपरेट हो चुकी है, फैमिली के अंदर जो पार्टीशन है वो हो चुकी है, फैमिली जो है वो सेपरेटेड हो चुकी है, तो वहां पे जो है ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये सेपरेटेड ही है अनलेस समवन प्रूव दैट इट इज ज्वाइंट। देखिए ये तो हमारा एविडेंस का भी रूल है कि अब जो जिस बात के लिए कह रहा है वो उसी को ही प्रूव करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो बिफोर 2005 एंड आफ्टर 2005 के लिए जो है कि हम, तो अभी हम इसको इतना डिस्कस नहीं करते। अभी मैं आपको
ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एक्चुअली जब बिफोर 2005 जो था कि जो मेजर चेंज आया था, जो फीमेल्स थी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, इन बेटर सेंस जो डॉटर्स थी ज्वाइंट फैमिली की, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, उन्हें सिर्फ ज्वाइंट फैमिली मेंबर ही कंसीडर किया जाता था। एंड आफ्टर मैरिज वो जो फैमिली मेंबर है अपनी इन लो फैमिली की जाके मेंबर बन जाती थी। बट जो 2005 में चेंज आया वो पार्सनली से रिलेटेड जो है वो चेंज आया कि अब जो जैसे जो बॉयज थे, जो मेल मेंबर्स थे, जैसे वो अपनी ज्वाइंट फैमिली के अंदर, हिंदू फैमिली के अंदर एज ए पार्टनर उनका राइट होता था, वैसे ही जो है डॉटर्स को भी ये सेम राइट दिया गया 2005 की अमेंडमेंट के साथ। तो ये एक चेंज था जो प्रोपोर्शनली के साथ हम रिलेट करेंगे, ज्वाइंट फैमिली के लिए इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अब हम ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड जो हमारी सेपरेट प्रॉपर्टी की जो फर्स्ट स्लाइड थी उसी को कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो है फर्स्ट स्लाइड, किसी को अगर कहीं से आपको क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए ज्वाइंट फैमिली के लिए हमारे पास कंडीशन नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए, बट ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करेगी तो उसके 3 नेम्स है, वो किन किन नेम्स के द्वारा एग्जिस्ट कर सकती है। या तो हम उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहेंगे, या फिर हम उसको प्रोपोर्शनरी कहेंगे, या फिर हम उसको अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनरी इंटरेस्ट कहेंगे। तो ये तीनों नेम्स ही किसके हैं? ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के। तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को आपको बुक्स में कहीं पे एंसेस्ट्रल भी लिखा हुआ मिल सकता है, प्रोपोर्शनरी भी लिखा हुआ मिल सकता है, और अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनरी इंटरेस्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट इन तीनों का मीनिंग एक ही है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो देखिए ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है कि हमेशा से जो एक रूल चलता आ रहा है कि जो भी प्रोपोर्शनर होगा, जो भी फैमिली के अंदर बर्थ लेने वाला मेल पर्सन होगा, जो हमारा एंशिएंट रूल है मेल पर्सन का था कि जो भी मेल पर्सन होगा वो उसे प्रोपोर्शनर कंसीडर किया जाता था। और जैसे ही उसका फैमिली में बर्थ हो गया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जैसे ही उसका बर्थ हो गया, तो उसका एक बर्थ राइट हो गया उस फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर। बट 2005 के बाद यही सेम राइट जो है वो डॉटर्स को भी मिल गया है, एंड डॉटर्स भी अब अपने ब्रदर्स की तरह, ब्रदर्स जो भी उनके ब्रदर्स हैं, आई मीन जो भी मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, उन्हीं की तरह, उन्हीं की सेम सेंस में ही वो भी बर्थ राइट उनका हो गया है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर। सेकंड पॉइंट है कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है वो ओनली पार्टीशन के थ्रू ही डिवाइड होती है, जबकि जो सेपरेट प्रॉपर्टी है वो जो है सक्सेशन के थ्रू जो है डिवाइड होती है। एंड थर्ड है कि पार्टीशन लॉ इज अनकोडिफाइड। तो देखिए जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो डील करता है सक्सेशन प्रॉपर्टी से, आई मीन जो सेपरेट प्रॉपर्टी है उसके साथ जो है वो डील करता है। एंड उसके लिए हमें जहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड होता है वहां पे हमें क्लास 1 जो है एंड क्लास 2 हमें गिवन है, तो उसके थ्रू हम जो है डिवाइडेशन करते हैं ज्वाइंट जो सेपरेट प्रॉपर्टी है उसकी। बट जो पार्टीशन लॉ है जो जिसके द्वारा हम ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की पार्टीशन करते हैं, उसके लिए जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके 2 आई थिंक 2 या 3 सेक्शंस ही हैं कि जो उसके साथ डील करते हैं। सेक्शन 6 है जो उसके साथ डील करता है, मेनली सेक्शन 6 ही है जो उसके साथ डील करता है पार्टीशन के साथ। बाकी सभी सेक्शन जो है वो हिंदू सक्सेशन आई मीन सेपरेट प्रॉपर्टी के साथ ही डील करते हैं। तो जो पार्टीशन लॉ है वो मेनली अनकोडिफाइड है। जो सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो भी अमेंडमेंट के साथ डील करता है, जो अमेंडमेंट के बाद जो चेंजेस किए गए थे उनके लिए जो सेक्शन 6 है वो उनके रिगार्डिंग बात करता है। फोर्थ है पार्टीशन। पार्टीशन देखिए पार्टीशन कब कब हो सकती है, तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की जो पार्टीशन है वो कभी भी हो सकती है, वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम हो सकती है। कोई भी पार्टनर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चाहे वो सन है चाहे डॉटर है चाहे फादर है, कोई भी मेल मेंबर जो है फैमिली का या कोई भी डॉटर जो है वो कभी भी पार्टीशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम। एट द टाइम ऑफ डेथ, अपने मन डेथ के टाइम पे भी वो पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की पार्टीशन है वो ऐसे भी हो सकती है कि जिसे हम डीम्ड पार्टीशन या नोशनल पार्टीशन के थ्रू जानते हैं।
कि जैसे मान लीजिए कि किसी की डेथ हुई है, जो करता है फैमिली का, उसकी डेथ हो गई, तो वो उसकी डेथ के बाद जो है कि फैमिली की ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की जो है पार्टीशन हो गई, तो ऐसा सपोज किया जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि जैसे उसने अपनी डेथ से पहले ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की पार्टीशन के लिए अप्लाई किया था। तो ये प्रिजम्पशन जो है वो हम इस प्रिजम्पशन को लेके क्या करेंगे, जो पार्टीशन है उसको पार्टीशन कर देंगे प्रॉपर्टी की। उसको कहा जाता है कि डीम्ड पार्टीशन और नोशनल पार्टीशन, की कोई पर्सन है वो मरने वाला है एंड उसने मरने से पहले जो है पार्टीशन के लिए अप्लाई किया था, तो उस रूल को कहा जाता है नोशनल पार्टीशन। तो पार्टीशन देखिए, पार्टीशन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो आफ्टर डेथ ही होगी। ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की पार्टीशन के लिए वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम भी हो सकती है, वो एट द टाइम ऑफ डेथ भी हो सकती है, और वो डीम्ड पार्टीशन या नोशनल पार्टीशन भी हो सकती है। बट जब हम सेपरेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब हम सक्सेशन के थ्रू जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड करते हैं, तो वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो जो है लाइफ टाइम में नहीं हो सकती। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो हमारा अप्लाई होता है वो सेपरेट प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, एंड जो सेपरेट प्रॉपर्टी है वो हमेशा कब डिवाइड होती है, वो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है, जिस पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए हम सक्सेशन के रूल्स अप्लाई करने जा रहे हैं, उसी की डेथ पे ही अप्लाई होती है। तो ये जो मेन डिफरेंस है वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सेपरेट प्रॉपर्टी का है। अब हम बात करते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी की। देखिए सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए जो फर्स्ट वर्ड है वो हियर्स का है एंड सक्सेशन। तो देखिए हियर्स जो भी, जैसे हम क्लास वन एंड क्लास टू में हमें गिवन है हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि जो जो हियर्स हमें वहां पे प्रोवाइडेड है, जिन जिन के नेम्स वहां पे प्रोवाइडेड है, उन सभी को हम क्या कहेंगे, हियर्स कहेंगे। एंड सक्सेशन के थ्रू जो है उनको प्रॉपर्टी एक्वायर होगी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है नो हियर इज हैविंग बर्थ राइट इन द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑथर। तो जैसे हमने अभी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर किया कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कोई भी को पार्टनर है, अगर वो कोई भी मेल या फीमेल मेंबर है उसका बर्थ हो जाता है, तो ही और शी इज हैविंग ए बर्थ राइट इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। बट जो सेपरेट प्रॉपर्टी है उसके लिए ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी किसी भी पर्सन का बर्थ हुआ है और जो किसी पर्सन की सेपरेट प्रॉपर्टी है, सपोज फादर है, फादर को अपने एंसेस्टर से कुछ भी नहीं मिला। मान लीजिए ए जो है वो फादर है एंड जो ए पर्सन है उसको अपनी फैमिली से, अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर से कभी भी कुछ भी नहीं मिला, प्रॉपर्टी में उसको कुछ भी नहीं मिला, तो उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी जो है वो सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ पे जो उसके किड्स होंगे, जो उनके उसके सन या डॉटर होंगे, उनका उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी में कोई भी बर्थ राइट नहीं होगा। अब उसके जो सन या डॉटर है, अगर उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है तो वो ओनली थ्रू सक्सेशन के थ्रू ही एक्वायर कर सकते हैं। और सक्सेशन कब जो है ओपन होता है, आफ्टर डेथ। अब जब उस ए पर्सन की, उस फादर की डेथ होगी, तो उसके बाद ही सक्सेशन ओपन होगा और जो सन एंड डॉटर है वो अपने अपने शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए, सक्सेशन के लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकता है एंड या फिर उसका कोई बर्थ राइट है प्रॉपर्टी के अंदर, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कोई भी हियर है जिसको क्लास वन में जिसका नेम दिया गया है या क्लास टू में जिसका नेम दिया गया है, उनका कोई भी बर्थ राइट नहीं है सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑथर के अंदर। सेपरेट प्रॉपर्टी डिवाइडेड थ्रू सक्सेशन। तो देखिए जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हम कह देते हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से मिली है, एंसेस्टर से मिली है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई फैमिली है, वो किसी बड़े, मान लीजिए किसी बड़ी सी कोठी या कोई भी आप जैसे बंगलो वगैरह लगा सकते हैं, उसमें रह रहे हैं, तो वो जो बंगलो है, वो जो उनका वो जो घर है वो उनकी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का घर है। तो इसके अंदर जो बहुत से इसके अंदर काफी जो जनरेशन जो है वो इकट्ठी रह सकती है। कि अगर कोई बहुत बड़ा बंगलो है तो उसके अंदर ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर भी, या आप लगा लीजिए फादर हो गया, फादर के जो सन्स हैं
2-3 सन्स है, वो सभी इकट्ठे मिलके रह रहे हैं, तो उन सभी का, वो सभी को पार्टनर्स हो गए और उन सभी का उस बंगलो के अंदर जो है वो शेयर हो गया। तो कोई भी जो को पार्टनर है, कोई भी उस फैमिली का मेल मेंबर है, या जो उस फैमिली के अंदर जो बर्थ जिसने लिया है वो डॉटर्स है, उनमें से कोई भी उस अपने शेयर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। शेयर के लिए जो है कि इवन केस भी कर सकता है, केस के थ्रू अप्लाई कर सकता है। बट जो को पार्टनर्स की वाइफ्स होंगी, सन्स ने जिनके साथ मैरिज की है, उनका कभी भी वहां पे कोई शेयर नहीं होगा। वो वाइफ जो है वो अपने मैटरनल होम्स में जो है को पार्टनर है, बट वो अपने इनलॉज के घर में को पार्टनर नहीं है। वो सिर्फ अपने इनलॉज के घर में जो है एक फैमिली मेंबर ही कंसिडर की जाएगी, इससे ज्यादा उनका शेयर नहीं होगा। तो देखिए सेपरेट प्रॉपर्टी, तो सक्सेशन रूल्स यहाँ पे जो है कोडिफाइड है। सक्सेशन रूल्स के लिए हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो प्रोवाइडेड किया गया है। और सक्सेशन कब ऑपरेट होती है, सक्सेशन जो है हमेशा ओपन होता है आफ्टर डेथ। तो फर्स्ट यहाँ पे मेल के लिए हमें जो है सेक्शंस प्रोवाइडेड है 8 to 13, एंड फीमेल के लिए हमें सेक्शंस प्रोवाइडेड है 14 to 16। एंड सक्सेशन का पर्पस क्या है, टू डिवोल्व द शेयर ऑफ द डिसीज्ड। तो यानी जो मृतक व्यक्ति है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके शेयर को डिवोल्व करना अपॉन द हियर्स। हियर्स के अंदर जो है उत्तराधिकारी जो होते हैं, उनके अंदर डिवोल्व करने को जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है सक्सेशन। तो सक्सेशन जो एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी का घर चलता आ रहा है या किसी की कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई भी को पार्टनर जो है वो अप्लाई कर सकता है, अपने शेयर के लिए जो है कह सकता है। बट जो सेपरेट प्रॉपर्टी है, अगर किसी पर्सन ने अपने खुद के सेल्फ अर्नड जो मनी से कोई घर परचेज किया है, तो इवन उसके जो रियल सन और डॉटर है, वो भी उसके घर के लिए जो है कि उस पर्सन के जो लाइफ टाइम के अंदर जब तक वो जी रहा है, उस लाइफ टाइम के अंदर जो है उसके घर के अंदर अपना शेयर जो है सन और डॉटर जो है वो डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसने अपने सेल्फ अर्नड मनी से उसको परचेज किया है। बट अगर यही सेम होम अगर एंसेस्ट्रल होगा, तब कोई भी को पार्टनर, कोई सन या डॉटर, कोई भी जो है वो उसके लिए जो है की डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट हम तो देखिए ये हमारी स्लाइड है, इसके लिए हमने फैमिली मेंबर के लिए ये स्लाइड प्रिपेयर की है, तो इससे जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली के अंदर है कि फादर और मदर है, तो फादर एंड मदर, सन और जो सन है, सन की वाइफ है, एस से सन को डिनोट किया गया है, एस डब्ल्यू से सन की वाइफ को डिनोट किया गया है। तो सन और जो सन की वाइफ है, सन का सन, सन की डॉटर वन। तो देखिए ये है सन, सन, सन की वाइफ। तो स, इस सन का एक सन है, सन, सन का सन एंड सन की डॉटर। तो यहाँ पे जो सन का सन है वो भी जो है वो फैमिली मेंबर भी है और वो को पार्टनर भी है। अब ये सन की डॉटर है, तो देखिए ये इस डॉटर ने फैमिली में बर्थ लिया है, तो ये जो डॉटर है ये को पार्टनर तो है, होल लाइफ के लिए ये को पार्टनर है। बट ये जो फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर ये सिर्फ अपनी मैरिज तक है, ज्वाइंट फैमिली मेंबर टिल मैरिज। जब इसकी मैरिज हो जाएगी तो ये फैमिली मेंबर कहाँ बनेगी, अपनी इन लोग की फैमिली में जाके। तो ये को पार्टनर के लिए जो है अपनी बर्थ फैमिली में हमेशा को पार्टनर रहेगी, बट ये फैमिली मेंबर अपनी बर्थ फैमिली में नहीं रहेगी। तो आफ्टर मैरिज ज्वाइंट फैमिली मेंबर इन फैमिली ऑफ हस्बैंड। तो आफ्टर मैरिज जो है कि जो डॉटर है वो अपने हस्बैंड की फैमिली में जाके जो है वो फैमिली मेंबर बन जाएगी। तो जो सेकंड सन है, सन वन एंड सन वन की वाइफ। अब देखिए सन वन का सन एंड सन वन की डॉटर, ये दोनों फैमिली मेंबर है। अब डॉटर वही सेम रूल आ जाएगा कि वो मैरिज तक जो है फैमिली मेंबर है, उसके बाद अपने हस्बैंड की फैमिली में फैमिली मेंबर बनेगी। और जो सन की वाइफ है, एस वन की जो वाइफ है, वो ज्वाइंट फैमिली मेंबर भी है,
ज्वाइंट फैमिली मेंबर है, सॉरी वो को पार्टनर नहीं है, वो को पार्टनर कहाँ पे है, अपनी बर्थ फैमिली में। तो सन वन के सन का सन एंड सन वन सन के सन की वाइफ, देन उसका सन, फिर उसकी वाइफ, एंड फिर उसका सन और फिर उसकी वाइफ। तो देखिए ये जो है ये कितनी जनरेशन तक चल गया, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे 9 तक बात कर लेते हैं। को पार्सनरी के लिए हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा जो को पार्सनरी प्रॉपर्टी है वो 4 जनरेशन के इन बिटवीन डिवाइड होती है, बट जो ज्वाइंट फैमिली है उसके लिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा बात भी करें तो 9 जो है जनरेशन तक हम बात करते हैं। बट वैसे यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली जो है, क्योंकि 9 जनरेशन से आगे हम सोच भी नहीं सकते कि इतने जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि एज में इतना डिफरेंस हो जाएगा, तो उससे ज्यादा तो कोई पर्सन जो है कि उसकी लाइफ हो भी नहीं सकती। तो 9 जनरेशन तक की बात की गई है, बट वैसे ज्वाइंट फैमिली जो है वो किसी भी जनरेशन तक जो है कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट को पार्सनरी के लिए जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है वो ओनली 4 जनरेशन तक की ही है। एंड डॉटर जो है वो ज्वाइंट फैमिली मेंबर टिल मैरिज। तो देखिए यहाँ पे डी को ज्वाइंट फैमिली मेंबर के थ्रू ही डिनोट किया गया है। तो मेन जो सन है वो हमेशा के लिए फैमिली मेंबर भी रहेगा एंड को पार्टनर भी रहेगा। जो डॉटर है वो ओनली फैमिली मेंबर है मैरिज तक, बट वो को पार्टनर है होल लाइफ तक। बट जो वाइफ है किसी सन की, जो भी डॉटर इन लॉ है जो फैमिली में, वो जो है वो पार्टनर नहीं है, बट वो ओनली फैमिली मेंबर है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ये बिफोर 2005 का हमारा रूल है। फादर फादर मदर तो सन डॉटर। तो देखिए जो मदर है बिफोर 2005 का रूल है, तो 2005 से पहले मदर जो है उसको को पार्टनर नहीं माना जाता था, वो ओनली एक जो है फैमिली मेंबर ही थी। तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस किया गया है, यहाँ पे हम को पार्टनर के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए को पार्टनर्स जो है वो 4 जनरेशन तक होते हैं। को पार्टनर का रूल क्या है कि ऑलवेज अप टू 4 जनरेशन। बट बिफोर जो 2005 है, बिफोर 2005 भी जो मदर है उसको को पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाता था, एंड आफ्टर 2005 भी सेम ही है कि जो मदर है उसको को पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाता। बट जब भी फैमिली में पार्टीशन होती है तो ये आपको माइंड में रखना होगा कि मदर को हमेशा एक शेयर मिलता है, बट स्टिल उसको को पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाता। तो यही जो थोड़े से पॉइंट है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट को करते हुए जो हिंदू सक्सेशन एक्ट को टिपिकल बना देते हैं। बट अगर इन्हीं पॉइंट्स को आप राइट डाउन कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो मदर है कि वो को पार्टनर नहीं है। आफ्टर 2005 में मदर को कभी को पार्टनर नहीं माना गया, बट फिर भी जो कभी भी पार्टीशन ओपन होती है तो जो एक मदर है, जो एक जो भी फीमेल एल्डर मेंबर होती है फैमिली की, एक फीमेल एल्डर जो फीमेल मेंबर है उसको हमेशा हमेशा जो है वो शेयर मिलता ही मिलता है। तो इसलिए ये को पार्टनर नहीं है, बट कभी भी पार्टीशन ओपन होगी तो मदर को शेयर जाता है। एंड देन सन और डॉटर, तो अब हम 2005 की बात कर रहे हैं। तो 2005 से पहले डॉटर को पार्टनर नहीं थी, ओनली फैमिली मेंबर ही थी। उसके बाद सन का सन एंड सन की डॉटर, तो सेम वही डॉटर, जो सन की डॉटर थी वो भी फैमिली मेंबर ही थी, को पार्टनर नहीं थी। तो सन ये देखिए जो जो भी है जनरेशन के अकॉर्डिंग ये आपको क्लियर हो ही गया होगा कि 2005 से पहले किसी भी डॉटर को पार्टनर नहीं कंसीडर किया गया था। सभी के आगे जो है वो क्रॉस लगे हुए हैं। एंड देन देखिए मैरिड फीमेल्स आर नॉट को पार्टनर्स। मैरिड फीमेल्स को पार्टनर नहीं थी बिफोर 2005। जो डॉटर्स वर नॉट को पार्टनर्स, तो जो डॉटर्स थी वो भी को पार्टनर नहीं थी। वेयर वन विल डाई देन द नेक्स्ट जनरेशन विल बी एडेड इन द को पार्टनरी। तो देखिए ये रूल कैसे हुआ, हमारे पास को पार्टनरी का रूल है 4 जनरेशन तक। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन एंड ये फोर्थ जनरेशन।
तो देखिए यहाँ पे 4 तक अगर पार्टीशन ओपन होती है तो देखिए ये जो है फादर जो है ये करता है। तो अगर इसके पास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी जो है एंसेस्टर्स से आई हुई है तो वो क्या है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो ये फादर जो है उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो अगर इन 3 जनरेशन में से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इन 3 जनरेशन में से अगर कोई भी यहाँ पे डिमांड करेगा कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को शेयर करने के लिए, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से अपना शेयर लेने के लिए, तो तब इन तीनों में से कोई भी जो है पार्टीशन को ओपन करवाने का जो है वो राइट रखता है। एंड इनके पार्टीशन ओपन करवाने पर, चैलेंज करने पर, जो ये फादर के पास जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसकी पार्टीशन हो जाएगी एंड वो जो है 4 जनरेशन तक में डिवाइड हो जाएगी। एंड 5th जनरेशन में जो ये सन्स है, इसको जो है कोई राइट नहीं है कि यहाँ पे कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के अंदर अपना जो है शेयर लेने का या उसके लिए कोई भी डिमांड करने का। बट अगर सेम टाइम पे अगर ये वाली जो जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन है फादर की, अगर इसकी डेथ हो जाती है, अगर ये पर्सन जो है कि इसकी डेथ हो जाती है तो ये जो है आउट हो जाएगा। एंड फिर हम जो जनरेशन काउंट करेंगे वो यहाँ से काउंट करेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फिर हम जो ये 5th जनरेशन है ये जो है काउंटिंग के अंदर आ जाएगी, ये जो है 4th जनरेशन बन जाएगी। एंड देन जो है कि यहाँ तक जो है कि फिर जो ये जो 5th जनरेशन है ये भी इंक्लूड कर ली जाएगी एंड इसका भी राइट जो है वो आ जाएगा कि ये भी जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है उसके अंदर शेयर की डिमांड कर सकती है। तो वेयर वन विल डाई देन द नेक्स्ट जनरेशन विल बी एडेड इन द कोपार्टनरी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर फर्स्ट जनरेशन की जो है वो डेथ हो जाएगी यानी वो आउट हो जाएंगे तो देन क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन उसके अंदर एंटर कर ली जाएगी। If any person dies in between F and triple S, their next generation can be added. तो देखिए अगर किसी की डेथ हो जाती है बीच में से, अगर ये है कि अगर कोई F एंड ट्रिपल S के बीच में, तो देखिए F एंड ट्रिपल S के बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, कैन नहीं आएगा, यहाँ पे कांट आएगा। तो ये स्लाइड प्रिपेयर करने में मिस्टेक हो गई है। जस्ट ए मिनट, बैक वाली स्लाइड। तो देखिए यहाँ पे जो ये मिस्टेक है कि कैन बी एडिड नहीं, कांट बी एडिड आएगा। एंड इसको मैं क्लियर करती हूँ कि देखिए एफ है, अगर इस जनरेशन में जो मोस्ट जो हमारा एल्डर पर्सन था अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो जनरेशन आउट हो जाएगी एंड जो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो सेकंड से कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बट अगर यहीं पे बीच में से किसी की डेथ हो जाती है तो मान लीजिए हमने काउंटिंग स्टार्ट की 1 से, तो 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ से हम सपोज करें कि ये जो 3 है अगर इसकी डेथ हो जाती है तो ये जो सन का सन है अगर इस जनरेशन की डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि हम 5th जनरेशन को बीच में ऐड करेंगे। तो स्टिल जो हमारी काउंटिंग है वो फर्स्ट से ही रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टेक है कि नेक्स्ट जनरेशन कांट बी एडिड। अगर इन बिटवीन किसी जनरेशन जो है, किसी जनरेशन का जो पर्सन है जो फैमिली में अगर वहां पे किसी की डेथ हो जाती है तो तब हम 5th जनरेशन को बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर जो टॉप मोस्ट जो है अगर उसकी डेथ हो जाएगी तभी हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा जो रूल है वो आफ्टर 2005 का, आफ्टर 2005 जो चेंज आया, फादर, मदर, सन, डॉटर। तो देखिए सन का सन, सन की डॉटर, सन के सन, सन एंड सन्स, सन्स डॉटर। तो ये 4 जनरेशन रूल है फॉर पार्टनर्स इन द फैमिली ऑफ। तो ये आफ्टर 2005 का जो रूल है इसमें क्या है, जो डॉटर्स है उसको भी ऐड कर लिया गया था। अब यहाँ पे जो है वो तो जो डॉटर्स है उसको भी जो है वो ऐड कर लिया गया था। एंड जो पहले 2005 से जो पहले का रूल था उसमें डॉटर्स को एज ए कोपार्टनर ऐड नहीं किया गया था, उन्हें सिर्फ जो है ज्वाइंट फैमिली मेंबर ही कंसीडर किया जाता था। व्हेन डॉटर्स गेट मैरिड
then they become joint family member in in-laws family but they remain co-partners in their father's family। तो देखिए जब डॉटर्स, ये रूल हम कर ही चुके हैं कि जब डॉटर्स की मैरिज हो जाएगी तो वो ज्वाइंट फैमिली मेंबर जो बनेगी वो अपनी इन-लॉ फैमिली में जाकर बनेगी, बट स्टिल वो अपनी पेरेंटल फैमिली में जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है वो को पार्टनर्स वहां ही रहेगी। अब ये तो हम वेल रिकॉग्नाइज रूल है कि अगर डॉटर्स को उनकी इन-लॉ फैमिली में भी शेयर दे दिया जाएगा तो जो मेल पर्सन है उन्हें तो एक ही जगह शेयर मिलेगा जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है, बट जो फीमेल्स है उनको अपनी पेरेंटल फैमिली में भी मिल जाएगा और अपनी इन-लॉ फैमिली में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो जो है कि जो जस्टिस है वो अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए जो डॉटर्स है उनको जो भी शेयर मिलता है वो ओनली उनकी पेरेंटल फैमिली में मिलता है, इन-लॉ फैमिली में उनको कोई शेयर नहीं मिलता है। आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट डॉटर्स हैव बिकम को-पार्टनर्स, तो ये 2005 के बाद जो है उन्हें को-पार्टनर्स जो है बना दिया गया है। जो जो डॉटर इन लॉज है, जो सन की वाइफ है, जिसको जैसे बहू वगैरह वर्ड यूज किया जाता है, तो इन्हें जो है कि अपनी इन लॉ फैमिली में कोई को पर्सनली राइट नहीं है, बट उनको जो राइट है वो मेंटेनेंस का राइट है, एंड जो मेंटेनेंस का राइट है उनको मेंटेनेंस का राइट है, और वो राइट जो है वो अपने हस्बैंड से अपना मेंटेनेंस के लिए वो क्लेम कर सकती है, बट उनका इन लॉ फैमिली में एज सच कोई राइट नहीं है को पार्टनरी का। तो देखिए ये फादर लास्ट होल्डर, फादर की डेथ हो गई तो इस स्लाइड के थ्रू तो ये भी सेम ही रूल है जो भी हमने लास्ट स्लाइड में किया है कि S1 S2 S3 S4 S5 S6, तो थोड़ा क्लियर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो फादर है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लास्ट होल्डर जो प्रॉपर्टी का है वो फादर है, तो यहाँ पे 6 जनरेशन जो है वो इंक्लूड की गई है, S1 S2 S3 S4 S5 S6। तो फादर की मान लीजिए डेथ हो गई तो को पासरी में हमने क्या है 4 जनरेशन तक हमारा रूल है, तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो यहाँ पे को पार्सनरी प्रॉपर्टी जो डिवाइड होगी वो डिवाइड होगी फादर से लेके सन 3 तक डिवाइड होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फादर इज द लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट इन केस अगर फादर की डेथ हो जाती है तो लास्ट होल्डर कौन हो जाएगा, S1 हो जाएगा। एंड फिर हम काउंटिंग जो स्टार्ट करेंगे वो S1 से स्टार्ट करेंगे, एंड S1 S2 S3, तो फिर S4 जो है, जो फर्स्ट यहाँ पे जिसको हमने एक्सक्लूड किया हुआ था फादर की डेथ के बाद, हम S4 को बीच में इंक्लूड कर लेंगे, और जो को पर्सनल प्रॉपर्टी है वो डिवाइडेशन होगी इन 4 जनरेशन के बीच में, S1 S2 S3 S4। अब इन केस फादर की भी डेथ हो जाती है एंड जो सन 1 है उसकी भी डेथ हो जाती है, तो जो सन 2 है वो लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी बन जाएगा, जो सन 2 है वो लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो देन हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे S3 से, S3 S4 सॉरी हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे S2 से, S2 S3 S4 S5। तो देखिए ये जो 4 जनरेशंस है, ये 4 जनरेशंस जो है कि वो पर्सनल प्रॉपर्टी में शेयर लेगी। एंड अगर फादर की भी डेथ हो गई, S1 की डेथ हो गई, S2 की डेथ हो गई, तो जो लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो बन जाएगा S3। तो देखिए जब S3 लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी बन जाएगा तो फिर काउंटिंग क्या है यहाँ से शुरू हो जाएगी, एंड 1 2 3 4, तो जो लास्ट का हमारा S6 था वो भी बीच में जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो को पर्सनल प्रॉपर्टी हमेशा जो है 4 जनरेशन तक ही डिवाइड होती है। अब ये डिपेंड करता है कि लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी कौन है, उसी से हम जो है काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे, एंड वहां से स्टार्ट करते हुए जो हम 4 जनरेशन तक लेके आएंगे, एंड उनके अंदर जो है कि हमको पर्सनल प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, कोई क्वेरी है, किसको कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो जो है